स्टारवेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दीपक यादव आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो आज जो है सीईटी की न्यूज़ आई है। थोड़ा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं किस किस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होगा। जैसे सीईटी की हाल ही में न्यूज़ आई है कि 50,000 पदों पर भर्ती होगी इसके अंदर। तो सीईटी के अंदर क्या क्या होने वाला है, हमारे क्या क्या पार्ट्स आएंगे, जीके का, मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो जीके में हम देखें तो जीके के पोर्शन में क्या क्या होगा, जैसे पॉलिटिकल हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद बात करें तो हम इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम जो आज पढ़ेंगे ना वो पॉलिटिकल का पोर्शन पढ़ेंगे और ज्योग्राफी उसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। क्योंकि आज के टाइम में ना कंप्यूटर आप चाहे दिल्ली पुलिस पढ़ रहे हैं, चाहे हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10 नंबर का जो कंप्यूटर है ना वो भी फिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी फिक्स हो गए। तो ये तो सीईटी का रहेगा आपका। मैथ और रीजनिंग ये तो मतलब आपको आना ही चाहिए, फिक्स है, इसके बिना तो आपका सिलेक्शन कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके बाद एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में यही पोर्शन 25-25 का डिवाइड हो जाता है। 25 नंबर की जीके, 25 नंबर का आपका मैथ, 25 नंबर का आपका रीजनिंग, ऐसे करके 25 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया। इस तरह से पूरा एसएससी का पार्ट होता है। तो आज जो हमें ना संविधान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बनाते समय हमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें। तो संविधान की बात करते हैं हम आज। तो संविधान की बात हम करते हैं, एकदम बेसिक स्तर से बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे, विकास होना शुरू हुआ और संविधान निर्माण करने में इतना समय क्यों लगा भारत को। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय हमारे भारत में संविधान का निर्माण करते समय। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान जो शब्द है, वो संविधान शब्द किसने दिया था। 1620 ईस्वी में एक व्यक्ति थे हेनरी मैन। कौन थे? हेनरी मैन। इस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान शब्द का नाम दिया। उसके बाद बात करते हैं हम संविधान जो है इसके जनक, या हम कई बात करें निर्माता, या हम बात करें पितामह, या हम कहें शिल्पकार, कौन थे। तो संविधान के जनक, निर्माता, पितामह जो थे या शिल्पकार जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे संविधान के क्या थे, जनक थे, निर्माता थे, पितामह थे, या फिर हम कह सकते हैं शिल्पकार थे। लेकिन जो हमारा संविधान जो लिखा था वो किसने लिखा था। तो हमारा संविधान जो है दो व्यक्तियों ने लिखा था, जैसे एक तो अंग्रेजी में, एक हिंदी में संस्करण भी किया था हमारे संविधान का। तो संविधान जो लिखा ना वो संविधान सबसे पहले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो ये मत सोचेगा आपकी भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ये हरियाणा ऐसा ही पूछा गया था कि संविधान किसने लिखा था। लगभग स्टूडेंट भीमराव अंबेडकर को टिक करते हैं, लेकिन संविधान जो लिखा था ना वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो देखिए जैसे आपकी बुक डिजाइन होती है, तो बुक डिजाइन होते समय कोई ना कोई तो उसका डिजाइन करने वाला होता है। तो ऐसे हमारा संविधान जब डिजाइन किया गया था ना, जैसे हमारी बुक होती है तो बुक के पेजेस जो हर पेज डिजाइन किए जाते हैं, तो ये डिजाइन जो किया था यहाँ पे किया था बिहुअर मनोहर राम सिन्हा। तो हमारा जो संविधान जब इंग्लिश में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, तो उस समय उसका अंग्रेजी में लिखा गया, तो उस समय उसका डिजाइन जो किया था ना वो किसने किया था? बिहुअर मनोहर राम सिन्हा। आप इतना याद रख लीजिएगा, मनोहर राम सिन्हा। उसके बाद हमारे संविधान का हिंदी में संस्करण हुआ।
हिंदी में संस्करण किया वसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और वसंत कृष्ण वैद्य ने जब हिंदी में संस्करण किया तो उस समय हमारे संविधान का जो डिजाइन किया था, क्या किया था? डिजाइन। उस व्यक्ति का नाम था नंद लाल किशोर। ये आप जरूर पढ़ा होगा आपने, जैसे कि विविध में पढ़ा होगा। चित्रकला का टॉपिक आता है, उसके अंदर अमृता शेरगिल का नाम, नंदलाल घोष का नाम। तो हमारा जो संविधान हिंदी में लिखा गया था ना वसंत कृष्ण वैद्य ने, तो उस बुक का जो डिजाइन किया गया था वो नंदलाल घोष ने किया था। उसके बाद बात करें हम, हमारी जो बुक थी वो कहां से प्रकाशित हुई थी? जो हमारा संविधान था ये प्रकाशित कहां से हुआ था? तो ये भाई प्रकाशित भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यहां से हमारी बुक क्या होकर आई थी? संविधान की प्रकाशित होकर आई थी। और इसका विभाग कहां पे है? देहरादून में। कहां पे संविधान जो ये प्रकाशित हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग में, ये विभाग कहां पे है? देहरादून। और इसकी स्थापना हुई 1767 में। ध्यान रखिएगा, एक विभाग होता है भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। एनडीए के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, 4 विभागों के नाम लिखे गए और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विभाग सबसे प्राचीन है। तो एग्जामिनर ने वहां पे जानकारी प्राप्त की कि स्टूडेंट को चारों विभागों की डेट याद है क्या, सन्स याद है क्या। तो 1767 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे प्राचीन विभाग भारत का कौन सा है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिएगा, जितने भी भारत के अंदर मैपिंग का जो काम होता है ना, वो मैपिंग का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग में होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जैसे मैपिंग का भी काम जो होता है ना, जो स्केल यूज किया जाता है उसे प्लेनीमीटर कहा जाता है। जितने हमारी मैपिंग, भारत का मैप बन रहा है या कोई स्टेट का मैप बन रहा है, तो ऐसे नहीं कि उठा के ऐसे बना दिया गया, तो एक स्केल यूज होता है जिसे कहते हैं प्लेनीमीटर। क्या बोलते हैं? प्लेनीमीटर। अब बात करते हैं कि संविधान तो हमारा लिखा किसने, हिंदी में संस्करण किसने किया। उसके बाद जो हमारे संविधान है आज भी सुरक्षित है, तो ये किस गैस में सुरक्षित है? तो हीलियम नामक एक गैस है, हीलियम। सभी जानते होंगे हल्की गैस है हीलियम। हीलियम गैस में हमारी आज बुक रखी हुई, इसकी जो कॉपी है वो मार्केट के अंदर है। तो ये जो मेन जो बुक थी जो प्रकाशित हुई थी वो हीलियम गैस में रखी हुई है। तो ये तो बात थी बेसिक बातें। तो इसमें बस यही है कि नाम्स वगैरह याद करने हैं, समझने की जो कहानी है वो कैबिनेट मिशन से, संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि संविधान की बात करें हम, तो आपको ना जब संविधान का निर्माण स्टार्ट होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय लोगों ने कैसे चुनौतियों का सामना किया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान जो है, ये पता आपको दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि भाई इस समय जो है ना 60 देशों का अवलोकन किया गया था संविधान का, तो ये सब अवलोकन करके फिर भारत का संविधान बनाया गया था। मुस्लिम लीग का भी सामना करना पड़ रहा था, जिन्ना वहां से मतलब नाराज होकर लंदन बैठ गए थे, मुस्लिम लोग जाके लंदन बैठ गए थे। तो ये सारी कहानी पढ़ेंगे हम, कैबिनेट मिशन बनाने जो भारत आया था उससे पहले हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो भारत का जो है ना संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर कितना समय लगा था? तो इसमें समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा दुनिया का कौन सा संविधान है जो लगभग भारत के संविधान के बराबर है। तो ऐसा संविधान कनाडा का, कनाडा का जो संविधान है ना, वो संविधान बना था 2 साल 6 महीने में। तो यदि आपसे पूछे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संविधान, सबसे दुनिया का दूसरा संविधान बताइए जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा था, तो कनाडा का संविधान था। 147 आर्टिकल है कनाडा के संविधान में। उसके बाद बात हम करते हैं, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे अनुसार, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे इसको रफ कर देता हूं एक बार, राइट रखो। बेटा हम बात कर रहे थे कहां पे कि
हमारा जो संविधान है उसका जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा था और लगभग खर्चा भी 64 लाख के करीब आया था उस समय। और कनाडा का जो संविधान है, हम दुनिया के जो न्यूज में देश रहते हैं उनके संविधान के बारे में बात करते हुए चलेंगे। कनाडा का जो संविधान है उसमें समय लगा था 2 साल 6 महीने और टोटल आर्टिकल इसमें कितने थे? 147। तो बड़ा संविधान है तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी होगा। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है 1789 के अंदर अमेरिका का बना था। किस देश का बना था? अमेरिका देश का। और अमेरिका का जो संविधान बना था 1789 के अंदर, तो ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान था और इसमें मात्र 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? 7। सर हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो मूल संविधान की बात करें ना तो 395 संविधान है और वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हो गए? 470। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कभी वर्तमान के आर्टिकल नहीं पूछता। ये तो सीधा पूछ लेगा आपसे कि मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे, या फिर क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं। हमेशा आपको ऑप्शन 395 मिलेगा। आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई इसमें सब आर्टिकल चलते हैं। कभी आपने पढ़ा है 396 आर्टिकल, 397 आर्टिकल? कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसके अंदर ही सब आर्टिकल चलते हैं। तो वो मूल संविधान या भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं वो कभी ये नहीं पूछता कि वर्तमान में कितने आर्टिकल है ना। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं कि दुनिया में पहला मौखिक संविधान किस देश का है? मौखिक संविधान देखिएगा, हम लेवल को ना धीरे धीरे उठाएंगे। जैसे हमें संविधान कंप्लीट होगा ना तो दुनिया के संविधान की कौन से संविधान अध्यात्मक मतलब कि राष्ट्रपति शासन है, कहां पे संघात्मक शासन है, कहां अर्ध राष्ट्रपति शासन चलता है, और कौन से दुनिया में ऐसे संविधान है जो मौखिक संविधान है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। जैसे संविधान हमारा कंप्लीट होगा तो दुनिया के कुछ देश हैं उनके संविधानों की बात करेंगे। और अभी हरियाणा में भी एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था अर्ध राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस देश में? तो उसका आंसर था फ्रांस। और होता क्या है वो सब आगे बातें करेंगे हम। तो मौखिक संविधान की बात करें हम तो ये किसका है? ब्रिटेन का है। सर ब्रिटेन का मौखिक संविधान मतलब सभी लोगों को मुंहजबानी याद है या ओरली याद है? तो देखिए मौखिक संविधान मतलब हम कह सकते हैं रूढ़िवादी संविधान था यहाँ का। रूढ़िवादी संविधान का मतलब यह है कि जैसे कि पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, कोई भी आपने अपराध किया उसकी सजा मंत्रीगण बैठ के और फिर वो सजा सुनाते थे। तो आज भी इनकी यही परंपरा है, इसलिए इसको रूढ़िवादी संविधान या मौखिक संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे आज भी यही है कि कोई भी अपराध आपने किया तो उसका सीधा आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। और एक चीज और लिख भी रखा है और उसका बाइंडिंग नहीं है। एक तो इसके संविधान के जो पेज है ना उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई संविधान की। अब बात करते हैं सर दुनिया का सबसे नया लिखित संविधान किसका है? नया लिखित संविधान, तो दुनिया का सबसे नया लिखित संविधान की बात करें तो नेपाल का बना। किसका बना है? नेपाल का 2015 सितंबर 2015 के अंदर। और दुनिया का सबसे नया मौखिक संविधान किसका बना? इसकी बात करें मौखिक संविधान की, तो दुनिया का सबसे मौखिक संविधान जो बना है ना वो सऊदी अरब का बना था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर मौखिक संविधान ये बना था नया। तो ये यहां तक की बात कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान जो है वो बनना कैसे स्टार्ट हुआ हमारा, कैसे हमारे भारतीय लोगों ने मांग की, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। रफ कर दें। ऊपर जैसे मैं हेडिंग डाल ही रहा हूं, एक तो नोट्स जो है ना आप शॉर्ट्स बनाए, जिससे क्या है कि याद करने में ज़्यादा आसानी रहे। और मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, और जो स्टूडेंट मान लीजिए शॉर्ट नहीं समझ सकता है तो इस कंपटीशन में उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कमजोर स्टूडेंट को हमेशा जो होशियार स्टूडेंट होता है वो तुरंत दबा के आगे निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा शॉर्ट नोट लिखने हैं, और मैं भी शॉर्ट लिखूंगा। तो
ऊपर मैंने हेडिंग डाली है कि भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा भारतीय संविधान की मांग। पहले तो एक बार मैं बता दूं, जो नए स्टूडेंट होंगे वो पहली बात तो ये समझ रहे होंगे कि संविधान है क्या, कोई बुक है, कोई वस्तु है, कोई भवन है, क्या चीज़ है। तो पहले मैं बता दूं, जैसे आप 9th या 8th क्लास में या फिर 4th क्लास में जब भी आप पढ़ते थे, तो जैसे मैथ की क्लास, मैथ की बुक होती थी, उस मैथ की बुक में आपने देखा होगा अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1, तो उसमें आपकी प्रश्नावली चलते थे, जैसे कैसे 1.1, 1.2, 1.3, फिर उसके बाद अध्याय नंबर 2, उसमें 2.1, 2.2, 2.3। भाई ऐसे है ना, हमारा संविधान एक बुक है जिसमें भाग है, अध्याय को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, भाग। और भाग एक में जैसे आपको, जैसे यहाँ अपने प्रश्नावलियां पढ़ी है तो यहाँ पे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 से 4। ऐसे फिर आप भाग 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, तो संविधान में भाग 2 पढ़ेंगे। 2 में कहां से आर्टिकल, आर्टिकल 5 से 11। ऐसे भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 3 में आप क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से 35। तो कहने का मतलब कहोगे सर हमें समझ में आ गया कि जैसे अध्याय में यहां हमारे प्रश्नावली होती थी, सेम वैसे के वैसे ही संविधान में भाग होते हैं, और भाग में क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स में क्या होते हैं, सब आर्टिकल्स होते हैं। और अनुसूचियों को हमारे संविधान में अलग से रखा गया। देखो जितना भी हम पढ़े हैं ना, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे, से आपको तुरंत क्लास ली वहीं के वहीं याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस जब होंगी तो आपसे बातचीत भी करेंगे। अभी जैसे रिकॉर्डेड क्लास है, जैसे ही ऑनलाइन लाइव चलेगा तो आप सभी से बातें भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिएगा, भारतीय लोगों द्वारा भारतीय संविधान की मांग। सर मांग किससे कर रहे हैं, तो मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले एक विधेयक था 1895 में, जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक था, स्वराज विधेयक। तो स्वराज जो विधेयक है ना, इस स्वराज विधेयक में सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान की मांग की थी, जो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बेटा, बात करें ना स्वराज शब्द के ऊपर, तो देखिएगा स्वराज जो है ना, दुनिया में सबसे पहले यदि स्वराज की मांग की है ना, तो महाराजा शिवाजी ने की थी। और स्वराज जो शब्द सबसे पहले किस बुक में अंकित हुआ था, सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक में, सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक में। और स्वराज जो शब्द पहली बार 1906 में कोलकाता अधिवेशन में यूज किया था। आप सभी को पता होगा 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में पढ़ाएंगे आपको, डायग्राम के ऊपर पढ़ाएंगे अधिवेशन। तो 1906 के अंदर जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस की तरफ से संविधान शब्द का यूज, सॉरी स्वराज शब्द का यूज किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और एक स्वराज नाम से पार्टी बनी थी, स्वराज नाम से क्या बनी थी, पार्टी। कब बनी थी, 1923 में। किसने बनाई थी, तो चित्तरंजन दास प्लस मोती लाल नेहरू। सर कहां बनी थी, तो इलाहाबाद के अंदर बनी थी, इलाहाबाद। आज इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज। तो देखिए 1923 में पार्टी बनी स्वराज नाम की, और ये 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है, तो ये पार्टी वापस किसमें मिल जाती है, कांग्रेस में। देखना मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझिएगा। स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द किस बुक में छपा, सत्यार्थ प्रकाश में। स्वराज की मांग दुनिया में पहली बार किसने की, महाराजा शिवाजी ने। उसके बाद बात करें 1906 में कांग्रेस की तरफ से स्वराज शब्द का यूज किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। पार्टी स्वराज नाम की पार्टी बनी, कब बनी, 1923 में। किसने बनाई, चित्तरंजन दास ने। और मोतीलाल नेहरू ने। कहां पे, इलाहाबाद।
तो ये स्वराज शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकाले। इनको आप है ना ब्रैकेट में साइड में एक खाना बनाए और स्टार करके उसकी स्टार लगा दीजिए, साइड में लिखते चले ऐसे शब्दों पे, डेट पे, ऐसे मैं साइड में जैसे लिंक बना के आपको बताता रहूंगा। उसके बाद में 1895 के बाद में टाइम आया 1924 का, ठीक है। 1895 के बाद टाइम कब आया? 22 का देखिएगा पहले, 1922 में है ना महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा, जनता के अनुसार होगा, ठीक है बेटा। जो 1922 की बात है ना, भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा, ये बात 1922 में जो बोली गई थी, भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा, इसको है ना स्टार लगा के याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जब हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे उस समय यूज होगी। तो 1895 हो गया, 1922 हो गया, समय फिर आगे बढ़ा 1924 का। 1924 में हुआ क्या था? 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और उससे संविधान का क्या कहा गया? ब्लूप्रिंट बोला गया। तो आपसे कहा गया संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को। अब बात करते हैं 1924 के बाद में 1934 में अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग किसने की थी? तो किसने की थी? एमएन रॉय ने। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि संविधान की मांग की, ऊपर ही हेडिंग डाल रखी है हमने, भारतीय लोगों द्वारा भारतीय संविधान की मांग। तो अप्रत्यक्ष रूप से एमएन रॉय ने मांग की थी, किसकी? संविधान की, मतलब इनडायरेक्ट रूप से बात मांग की गई यहाँ पे। तो सीधी सी बात है सर, अप्रत्यक्ष रूप से की गई तो इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी, मतलब डायरेक्ट रूप से भी की गई होगी। तो देखिएगा 1936 में जो आप समझ रहे हैं वो बात सही है कि प्रत्यक्ष रूप से ही मांग हुई थी। प्रत्यक्ष रूप से जो मांग हुई थी ना संविधान की, वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 के बाद टाइम आगे बढ़ा 1938 का। तो ये मैन यही पढ़ना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान की मांग की। एक वयस्क मताधिकार क्या होता है? जैसे अपने वोटिंग की जो एज होती है 18 वर्ष, तो उसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से किस विधेयक में भारतीय संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई? तो आंसर होगा स्वराज विधेयक। क्वेश्चन पूछा निम्न में से किस व्यक्ति ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा? तो किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा? महात्मा गांधी। आपको 4 ऑप्शंस वहां एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1924 में भारतीय संविधान की मांग किसने की थी? तो आपका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से संविधान की मांग किसने की थी? तो किसने की थी? एमएन रॉय ने। और कब की थी ये भी पूछ सकता था, 1934 के अंदर। 1936 के अंदर संविधान की मांग किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। या डायरेक्ट रूप से संविधान की मांग किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के अनुसार भारतीय संविधान की मांग की? तो आपका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू 1936 में। तो सर ये तो मांग की गई थी, तो रिजल्ट भी आया होगा कुछ ना कुछ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जवाब भी दिया होगा। तो जवाब भी दिया था। जवाब किस रूप में दिया? तो 2 ही रूप में जैसे हमने मांग की थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जो मांग की थी वैसे ही हमारे सामने जवाब आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो एक तो इनडायरेक्ट की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आया था, और इधर डायरेक्ट रूप से बात करें तो कौन सा था? प्रत्यक्ष रूप से जो मांग स्वीकार किया था संविधान को, वो थे कैबिनेट मिशन। तो यहां तक समझ में आएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ कर दूं?
देखिए, तो जैसे हमारे पास सामने मांग जो की गई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो स्वीकार भी दो तरीके से किया। किसके द्वारा? ब्रिटिश, ऊपर हेडिंग होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार। देखिए, दो रूपों में किया गया, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से। दो रूपों में संविधान को स्वीकार किया, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे अप्रत्यक्ष, ऐसे अगस्त प्रस्ताव, आप याद कर सकते हैं ऐसे अगस्त प्रस्ताव कि सर संविधान को है ना अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया और प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट मिशन। देखिए, जो हमारे संविधान के निर्माण की जो कहानी स्टार्ट होगी वो कैबिनेट मिशन से होगी। तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे आप कभी भी शादी वगैरह केसेट देखते हैं तो सबसे पहले रील स्टार्ट होने से पहले नाम आते हैं, फूफा, मामा, ठीक है, उसके बाद में दादा, दादी, इन सभी के नाम आते हैं, ठीक है, जितने भी रिश्तेदार से। तो भाई वैसे ही संविधान जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो वो सब नेम थे, टाइटल थे सभी के कि कौन कौन किसने क्या लिखा था, क्या नाम दिया था, किसकी क्या भूमिका थी, वो सभी। लेकिन जो रियल कहानी जो हम संविधान निर्माण की पढ़ेंगे ना, वो कैबिनेट मिशन से पढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं। जो कहानी स्टार्ट करेंगे कल, यही कैबिनेट मिशन के ऊपर कहानी स्टार्ट होगी, यहां से आपको पूरा संविधान समझना होगा। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें ना हम, तो थोड़ा सा 2 मिनट ये देखना आपको। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव से देखिएगा ये किसने, लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा थी। उन लेके आए थे अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। देखिएगा, आपसे जैसे संबंध पूछ लेता कई बार एग्जाम में, जैसे मैंने कहा ऐसे अगस्त प्रस्ताव और मैं लिख दूं अगस्त घोषणा, मैं लिख दूं अगस्त संकल्प, मैं लिख दूं अगस्त क्रांति। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीजें ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर थोड़ा मैं बता देता हूं यहां साथ में। हमने पढ़ा ऐसे अगस्त प्रस्ताव, ऐसे अगस्त घोषणा, ऐसे अगस्त संकल्प, अगस्त क्रांति। अगस्त पे नाम हो गया ये सारे। तो आपसे कहा अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे था? लॉर्ड लिनलिथगो। कब आया था ये? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1917 को। अगस्त संकल्प क्रांति ये भी बताएंगे। देखिएगा, आप समझे अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मोंटेग्यू से। किससे संबंध है? लॉर्ड मोंटेग्यू से। आपसे कहे अगस्त संकल्प का संबंध किससे? अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे था? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी। तो उसी को बोलते थे अगस्त संकल्प और अगस्त क्रांति। तो अगस्त संकल्प का संबंध किससे था? महात्मा गांधी। क्रांति का संबंध भी महात्मा गांधी। सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि अगस्त संकल्प का संबंध किस व्यक्ति से था? महात्मा गांधी। अगस्त क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से था? महात्मा गांधी। अगस्त घोषणा से संबंध किसका था? लॉर्ड मोंटेग्यू। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे था? लॉर्ड लिनलिथगो। थोड़ा सा हल्का सा बताता हुआ चलता हूं आपको। अगस्त प्रस्ताव जो है ये क्या था? देखिएगा, इनको हमने अस्वीकार क्यों किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया क्योंकि इसके अंदर डोमेनियन स्टेट की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? डोमेनियन स्टेट की। सर डोमेनियन स्टेट क्या होता है? डोमेनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपनिवेशक रहेंगे, मतलब हमें आजाद तो कर दिया जाएगा
लेकिन हमारे ऊपर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे हम यहाँ पे कोई कानून नियम बनाए हैं, जैसे हमारी संसद के अंदर, तो लास्ट में क्या होता है, हमारे क्या होता है, हम स्वतंत्र है, गणतंत्र है, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट हमारे विधेयक पे साइन किसका होता है? राष्ट्रपति का। उस समय बेटा राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति की जगह कौन होता? राष्ट्रपति की जगह ब्रिटेन की महारानी होती। यदि हम डोमेनियन स्टेट के रूप में स्वतंत्रता ले लेते तो वहां ब्रिटेन की महारानी साइन करती, तो ही भारत में आज जो किसान बिल वगैरह ये सब जितने भी जीएसटी बिल ये सब लागू वहां से होना शुरू होते। तो किसान बिल के बारे में भी बात करेंगे कभी कि किसान बिल को कैसे लॉन्च किया गया था, कैसे यहाँ पे अध्यादेश से जारी हुआ था, अध्यादेश क्या होता है वो सब आगे बातें करेंगे। और आज भी बता दें आपको, दुनिया में डोमेनियन स्टेट, जैसे हमारा भारत आजाद हुआ था, अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद हुए थे। और डोमेनियन स्टेट की बात करें ना, तो डोमेनियन स्टेट के नाम पर ब्रिटेन से बहुत सारे देश आजाद हुए थे। और उसी डोमेनियन स्टेट में आज भी फंसे हुए हैं 17 कॉलोनी, मतलब दुनिया के 17 देश आज भी ब्रिटेन के गुलाम हैं, मतलब नाम मात्र के आजाद है। तो आप अभी हाल ही में आपने न्यूज में पढ़ा होगा बारबाडोस, नाम सुना होगा आपने, बारबाडोस। तो करंट अफेयर है ना, आपको मंथली है ना 4 क्लासों में कंप्लीट करवाएंगे, 4 से 5 क्लासों में। बारबाडोस जैसे जनवरी महीने की होगी, फरवरी महीने की होगी। तो ये हाल ही में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश। गणतंत्र देश का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हो, इलेक्शन हो, और जहां इलेक्शन नहीं होता राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, तो वो गणतंत्र देश नहीं कहलाता है। तो बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश है। तो इसने अभी हाल ही में ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करी है और एक गणतंत्र देश बन गया। और अब भी 15 से 16 कॉलोनी ऐसी है जो ब्रिटेन में डोमिनियन स्टेट के रूप में फंसी हुई है। तो भाई हम उस समय है ना, यदि जल्दबाजी करते और अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते आजादी के रूप में, तो भाई आप भी आज ब्रिटेन की 16वीं डोमेनियन स्टेट के रूप में फंसे हुए होते। आज भी आपके कानून नियम कहां से लागू होते? ब्रिटेन से। तो ये अगस्त प्रस्ताव को इसलिए हमने स्वीकार नहीं किया था। और महात्मा गांधी इनकी बात करें तो ये सब है ना, पहले डोमेनियन स्टेट पे खुश थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे ना 1920 के अंदर जो सिविल सर्विस की एग्जाम है वो निकाल चुके होते, उन्होंने समझाया था कि डोमेनियन स्टेट में हम फंस जाएंगे, आप पूर्ण स्वराज की मांग कीजिएगा। तो 1929 में इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगस्त घोषणा क्या थी? देखिएगा अगस्त घोषणा कब आई? हुई 1917 के अंदर। हुआ क्या था देखिएगा, 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ। होम रूल आंदोलन जैसे कि 1916 में यहां से स्टार्ट किया था अपने मद्रास से एनी बेसेंट, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने, इन दोनों ने स्टार्ट किया। और इन दोनों ने प्रयास करके कांग्रेस और जो गरम दल और नरम दल, 2 दल थे, उन दोनों को पुनः एक कर दिया। और उसके बाद में हमारे हरियाणा में भी होम रूल आंदोलन रोहतक से स्टार्ट हो गया था। मुस्लिम लीग और हिंदू एक होते हुए दिखाई दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एक ही था कि फूट डालो राज करो। तो इन सभी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति जो भारत के हित के बारे में सोचता है उसको नियुक्त किया। और उसने वहां पे ब्रिटेन में एक लंदन में एक घोषणा की थी, उससे ही बोला जाता अगस्त घोषणा। सर अगस्त घोषणा में हुई क्या थी घोषणा? उसमें यह हुआ था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा होगी, उत्तरदायी सरकार भारत में बनाई जाएगी। मतलब उत्तरदायी सरकार जैसे आज हमारी सरकार बन रही है, जैसे बीजेपी की सरकार बनी हुई है, कांग्रेस की सरकार बनती है, हमारी खुद की सरकार होती है, तो ऐसे सरकार आपकी उत्तरदायी सरकार होगी एक। यही इस घोषणा में हुआ, लेकिन इसमें भी धोखा हुआ हमारे साथ। जब 1919 का विधेयक आया, ये विधेयक क्या था? जैसे देखना मैं क्या कह रहा हूं कि संविधान क्या है। जैसे हमारे घर के अंदर जैसे 6 बजे आपको एंट्री करनी घर के अंदर, तो आप 6 बजे एंट्री करेंगे। पापा 9 बजे तक घर के अंदर एंट्री करेंगे। आपको 12 बजे तक पढ़ना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको खाना टाइम पे खाना है। ये घर के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। भाई वैसे है ना, देश को चलाने के लिए क्या होने चाहिए? रूल नियम होने चाहिए। यदि घर के अब है ना, बड़े स्तर को समझने के लिए छोटा स्तर जरूर समझ लिए। इकोनॉमिक्स को समझेंगे, घर की इकोनॉमिक्स को समझ लिए, देश की इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे। अब घर के रूल नियम समझ लीजिए, मतलब भारत का नियम समझ लेंगे, रूल नियम। तो ऐसे ही यदि किसी घर में ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाए तो घर नहीं चलेगा।
ऐसे ही भारत के अंदर भारत को चलाने के लिए रूल नियम की आवश्यकता थी, तो वही था हमारा संविधान। और जब ब्रिटिश कंपनी आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में देश में शासन करना था, तो उन्होंने भी अपना एक संविधान बनाया था। समय समय पे कानून लाते रहे, उन कानूनों से, उन एक्ट से भारत में शासन करते रहे। तो वो जो हम पढ़ेंगे ना, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट। क्यों? क्योंकि जब तक आपको है ना संविधान का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा ना, संविधान की जो पूरी लोकसभा राज्यसभा कैसे बिल आते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब समझ में नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट समझ पाएंगे। तो वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पढ़ाने को तो मैं सबसे पहले वही स्टार्ट कर सकता था, आप बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले वही लिखा हुआ होता है, लेकिन सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो 1919 में एक विधेयक आया था जिसे चेम्सफोर्ड सुधार विधेयक किया, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। इस जो विधेयक आया था, इसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं बात नहीं की गई थी। तो ये हमारे साथ धोखा हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित अगस्त संकल्प क्रांति 1942। तो यहां से अगस्त पे ही मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए। जैसे स्वराज था, स्वराज पे मैंने बना दिया, तो ये साइड में डब्बा करके आप एक कोष्टक बना के वहां पे स्टार करके साइड में लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जिन्हें आपको साइड में अबाउट लिखकर वहां पे साइड में लिखना है। तो आज के सेक्शन में इतना ही काफी है। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम कैबिनेट मिशन के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्लास पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी साथी हैं, जिन्हें पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हुए हैं, तो स्टेटस पे अपने लगेगा। जैसे स्टेटस पे आप तो सब लगाते ही हैं, जैसे गम भरे गाने हैं जो भी है, तो 2-3 आपने गम भरे गाने लगाए, उसके चौथे नंबर पे जैसे अपना स्टेटस लगा लीजिएगा। तो वो 3 देखकर तो चौथे नंबर पे आएगा ना, जब आप क्लास मिलेगी तो उसे लगे कि इनमें कुछ नहीं रखा, ज्ञान ही लेना होगा। और ज्ञान जो है ना, आपको एग्जाम के लेवल में ज्ञान सागर इतना दे दिया जाएगा कि आप बाल्टी भर ज्ञान उसमें से निकाल के कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।